तमाम देशों की खिलाफत के बावजूद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात कही थी कि वो किसी से पीछे नहीं है। ये बात यूं ही नहीं कही गई थी। पुतिन का ये बयान 100% सही था। खुद IMF ने माना है कि रूस की अर्थव्यवस्था कई बड़े देशों के मुकाबले सबसे बढ़िया रही। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2024 के लिए अपना विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी किया, उस वक्त कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था ने 2023 में अमेरिका और यूरोप दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है। आउटलुक ने अमेरिकी GDP में 2.5% रियल ग्रोथ रेट की रिपोर्ट दी। वहीं रूसी अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि हुई। वहीं यूरोस्टेट के मुताबिक 2023 में यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 0.1% की वृद्धि हुई। देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त से रूस सैकड़ों प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। 2 साल पहले फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई। इस दौरान छोटे से लेकर बड़े देशों में रूस को रोकने के लिए उस पर पाबंदियां लगाने की होड़ मच गई। अगले 2 सालों में 10,000 से ज्यादा बैन लग गए। कई देशों ने अपने यहाँ रूसी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी। कई ने उससे तेल या हथियारों के व्यापार पर अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी। इंटरनेशनल बैन को सीधी लड़ाई से ज्यादा असरदार माना जाता रहा है। पाबंदियों से अलग थलग पड़े देश आमतौर पर कुछ समय में हार मान लेते हैं, लेकिन रूस के साथ ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम ने रूसी बैंकों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से हटा दिया। रूसी बैंक यूके के बैंकों से लेन देन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आम रूसी नागरिक भी यूके के बैंक से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। इससे लोग नाराज होते और अपनी सरकार पर दबाव बनाते हैं। रूस के बहुत से बिजनेसमैन फिलहाल प्रतिबंधों के शिकार हैं। ये सभी वो लोग हैं जिनके कारण रूस की इकोनॉमी चल रही है, जिनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में संभावना ये थी कि शायद इनके प्रेशर में आकर पुतिन अपनी सेनाओं को पीछे हटने के लिए कह दें, लेकिन इतनी पाबंदियों के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयात कम होने पर नुकसान की बजाय रूस को कुछ फायदे ही हो रहे। जैसे खाने पीने की जो चीजें बाहर जाया करती थी, वो अब घरेलू काम में आ रही हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प चीज ये रही कि बड़े ब्रांड्स रूस से हटने को तैयार नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में लोग भरपूर खर्च कर रहे हैं। ये भी एक वजह है कि ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनियां वहां टिकी हुई हैं। वहां के लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है और वो ब्रांड्स पर काफी खर्च भी करते हैं। जिन कंपनियों ने वहां से हटने का फैसला लिया, पुतिन और वहां के अमीरों ने उन्हें बहुत सस्ते दामों पर खरीद लिया। जैसे स्टारबक्स का नाम स्टार्स कॉफी हो चुका है और क्रिस्पी क्रीम नाम की कंपनी ने खुद को क्रंची ड्रीम कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई प्राइवेट फर्म्स को खुद सरकार ने खरीद लिया। ये सब औने पौने दामों पर हुआ। इसके अलावा जो कंपनियां वहां से एग्जिट कर रही थी, रूस की सरकार ने उन पर ऐसी शर्तें रखी जिससे कंपनियां घाटे में चली जाएं। कुल मिलाकर सारा गणित इस तरह रखा गया कि युद्ध और बैन का रूस पर असर नहीं हुआ, बल्कि ये आपदा में अवसर जैसी स्थिति बन गई। प्रोडक्ट बनाने की रूस को कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। चूंकि देशों ने रूस से अपना व्यापार सीमित कर लिया, तो इसका तोड़ भी पुतिन सरकार ने निकाल लिया। बीते 2 सालों के भीतर आर्मेनिया, सर्बिया और कजाकिस्तान जैसे देशों ने यूरोप से सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल आयात किया। ऐसा पहले नहीं था। ये आयातित चीजें और कहीं नहीं बल्कि रूस तक जाती हैं। बता दें कि ये सारे ही देश रूस से अच्छे रिश्ते रखते हैं या फिर पहले सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि इसके साथ साथ इन देशों को भी रूस से काफी डिप्लोमेटिक फायदा मिल रहा है। भारत की बात करें तो भारत का व्यापार भी रूस से अच्छा चल रहा है। भारत भारी मात्रा में रूस से तेल ले रहा है और इसका नतीजा खैर दिखने भी लगा है। जिस तरीके से IMF ने रिपोर्ट जारी की, रूस के लिए तो ये एक बड़ी खबर मानी जा रही, मगर अमेरिका और यूरोप के लिए ये एक चिंता की बात होगी। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।